हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं हास्य कहानियाँ। कवि डाकू। एक कवि गरीबों से तंग आके डाकू बन गया। डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, आज किया है, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दे। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। विष्णु जी की खत। एक बच्चे को साइकिल चाहिए थी। उसके माँ बाप ने मना कर दिया तो उदास हो गया। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं वो भगवान से साइकिल के पैसे मांग ले। उसने एक लेटर लिखा और डाक खाने के डब्बे में डाल दिया। क्षीर सागर वैकुंठ धाम। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। यूँ तो आपका दिया सब कुछ है, बस एक साइकिल की कमी है। अगर आप 4000 रुपये भिजवा दें तो वक्त पर बड़ी कृपा होगी। आपका बंटी। जब डाक विभाग वाले को यह पत्र मिला तो उनको बहुत दुख हुआ। सबने चंदा इकट्ठा किया और 4000 रुपये जमा कर उस लड़की को मनी ऑर्डर भिजवा दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते बाद उसने फिर से एक पत्र लिखा, विष्णु जी के नाम, क्षीर सागर वैकुंठ धाम। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। भगवान, आपके भेजे हुए पैसे मिल गए, बहुत धन्यवाद। वैसे आपने तो पूरे 5000 भेजे होंगे, पर बेड़ा गर्क हुए। डाक विभाग वालों का सालों ने 1000 रुपये डका लिए। आपका बंटी। मरमा दिया पठान ने। पठान अपनी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे लाद कर शहर ले जा रहा था। अभी गांव से निकला ही था कि एक गड्ढे में उसकी गाड़ी पलट गई। पठान गाड़ी को सीधी करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठे एक राहगीर ने यह देखकर आवाज़ दी, अरे भाई, परेशान मत हो, आ जाओ मेरे साथ, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी सीधी करवा दूंगा। पठान, धन्यवाद, पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा दोस्त बशीर नाराज हो जाएगा। राहगीर, अरे तुझसे अकेले नहीं उठेगी गाड़ी, तू आजा, खाना खा ले, फिर हम दोनों उठाएंगे। पठान, नहीं बशीर, बहुत गुस्सा हो जाएगा। राहगीर, अरे मान भी जाओ, आ जाओ तुम मेरे पास। पठान, ठीक है, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। पठान ने जमकर खाना खाया, फिर बोला, अब मैं चलता हूँ गाड़ी के पास और आप भी चलिए, बशीर गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, पर तुम इतना डर क्यों रहे हो, वैसे अभी कहाँ होगा बशीर। पठान, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। इनामी रकम। चंदूलाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख पाएंगे पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था। गंगा नदी खूब उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटका नाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूलाल, तुमको तैरना सिखा दे। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम की है, जब तक तैरना नहीं आया मैं पानी में पैर भी नहीं रखूंगा। अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, बिना पानी में उतरे तुम तैरना सीख सकते हैं। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जिद छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटका नाथ ब्रह्मचारी गंगा जी पहुंचकर बोले, वो बोट देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम। आज्ञा से जिला अधिकारी, अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ। मैं आके तुमको बाहर निकाल लूंगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया। वो उतर गई पानी में। घुटने तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटका नाथ ब्रह्मचारी
ने आंखें दिखाते हुए कहा, अब चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे? मैं हूं ना, क्यों डरते हो? इस तरह वो 3 बार हुआ और चंदूलाल पानी में बहुत आगे चले गए और सचमुच में डूबने लगे। अरे मैं सच में गुड डूब रहा हूँ, बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांस छूटने लगी, जोर जोर से चिल्लाया, अरे कमीने, क्या कर रहा है? जल्दी बचाओ, क्या तुम्हें 500 रुपये नहीं चाहिए? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया। पहले वाले बोर्ड की दूसरी तरफ एक और बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, तैरती लाश को निकालने वाले को इनाम 1000 आज्ञा से। जिलाधिकारी। कवि के आधुनिक दोहे। यदि कवि जिंदा होते तो आजकल के दोहे यह होते, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म ओ लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खास मखास, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाबू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, बच्चे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग, फैला है पाखंड का अंधकार सब और, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर, पहन मुखौटा धर्म का करते दिन पर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। हमारे पंजाब में सरदार जी पहली बार अपने लड़के मोंटी को स्कूटर पर घुमाने निकले। रास्ते में अंगूर दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा अंगूर खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े अंगूर मिलते हैं, ये तो अंगूरी है अंगूरी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में सेब देखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा सेब खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े सेब मिलते हैं, ये तो सेबी है सेबी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में केला दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा केला खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े केला मिलते हैं, ये तो केली है केली। और आगे बढ़े। रास्ते में समोसा देखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा समोसा खाना है। सरदार जी, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े समोसा मिलते हैं, ये तो समोसी है समोसी। करते करते वो मोंटी तो लेकर वापस आ गए और कुछ भी नहीं लिया। मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया मोंटी? मोंटी ने कहा, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं, ये तो पापी है पापी। स्कूल का निरीक्षण। इंग्लिश विंग्लिश। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, नेचर, इसे पढ़ते हैं। और बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम लोग इसे पढ़ सकते हो? सारे के सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। सर मैं कह के उठने लगे। शिक्षा अधिकारी को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुए। एक बच्चे से पूछा, लड़के ने बोला, सर ये है नटूरे। शिक्षा अधिकारी बहुत चक्के हो गए और दूसरे लड़के से पूछा, फिर तीसरे चौथे, सबने कहा नटूरे। शिक्षा अधिकारी गुस्सा की आग बबूला हो गए। मास्टर साहब, ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रखा है? ये सब नेचर को नटूरे बोल रहे हैं। मास्टर साहब, अरे जनाब, बच्चे हैं, बटूरे नहीं हुए हैं, जब बटूरे हो जाएंगे तब सीख जाएंगे। मास्टर साहब नेचर को बटूरे वो कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या पढ़ाई हो रही है? बच्चे नेचर को नटूरे पढ़ते हैं और मास्टर साहब नेचर को मटूरे कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, अरे जाने दो जनाब, आपको क्यों परेशान होते हैं? आप आराम से रेस्ट हाउस में जाएं। ये सब बिना फटूरे बिगाड़ रहे हैं, हमारा फटूरे नहीं। प्रिंसिपल साहब फटूरे, फ्यूचर को फटूरे कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी जोर जोर से चिल्लाए, अगर ऊपर वालों का प्रेशर ही नहीं होते तो मैं इस स्कूल को बंद करा देता। शिक्षा अधिकारी प्रेशर को प्रेशर कह रहे थे।
रेस्टोरेंट स्कूल का निरीक्षण। डबल रोलिंग। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन छात्र एग्जाम में फर्स्ट आया था? मोहन ने हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। और सेकंड कौन आया था? मोहन ने फिर से हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, अरे एग्जाम में फर्स्ट भी तुम ही आए और सेकंड भी तुम आए, ये कैसे हो सकता है? मोहन, दरअसल सर, फर्स्ट तो राम आया था, पर वो बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गया है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। मैं उसकी तरफ अटेंडेंस दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गई और क्लास टीचर से बोले, ये क्या मास्टर साहब, आपकी क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर साहब बोले, दरअसल सर, मैं तो दूसरे क्लास का टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसकी तरफ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गई प्रिंसिपल साहब के ऑफिस। प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है? क्लास की लड़की एक दूसरे की जगह अटेंडेंस दे रहे हैं, क्लास टीचर एक दूसरे की तरफ पर ड्यूटी कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, दरअसल सर, मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसकी तरफ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्रवाई करता, लेकिन इस जिले के शिक्षा अधिकारी बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं। मैं तो दूसरे जिला का शिक्षा अधिकारी हूँ, मुझे क्या मतलब? स्कूल का निरीक्षण। शिवजी का धनुष। रामायण के अनुसार सदियों पहले श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिवजी का धनुष तोड़ा था, जो जनक राजा के पास था। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? सभी बच्चे बगली झांकने लगे। शिक्षा अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 8वीं क्लास के छात्र और इतना आसान सा जवाब नहीं दे सकते। तुम बताओ, एक बच्ची से बोला। डरते डरते वो खड़ा हुआ। सर जी, वो क्या है ना, मैंने नहीं तोड़ा, कसम से मैंने तो शिवजी का धनुष देखा भी नहीं। शिक्षा अधिकारी बिलबिलाकर एक और लड़की को खड़ा किया। वो बोला, सर मैंने तो नहीं तोड़ा, आप क्लास मॉनिटर मोहन से पूछ ले, मैं तो बीमार था कई दिनों से। क्लास मॉनिटर मोहन डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, सर वो क्या है ना, इस क्लास में सबसे बदमाश भूरेलाल है। मुझे पक्का यकीन है कि भूरेलाल ने ही शिव का धनुष तोड़ा होगा। आज वो स्कूल आया भी नहीं, इसलिए। शिक्षा अधिकारी गुस्से से मास्टर साहब से बोले, क्या मास्टर साहब, कोई बता नहीं पा रहा है कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब डरते हुए बोले, सर जी जाने दे, अभी नादान बच्चे हैं, मुझे भी लगता है शिव का धनुष भूरेलाल ने ही तोड़ा होगा, क्योंकि वह बहुत शैतान करता है। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है? बच्चों से पूछा कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा, तो वो कहते हैं कि भूरेलाल ने तोड़ा, और मास्टर साहब को भी नहीं पता, और वो कहते हैं जाने दीजिए, भूरेलाल ने ही तोड़ा होगा। प्रिंसिपल साहब, क्या? अरे सर जी जाने दें, अभी बच्चे हैं, माफ़ कर दें, मुझे बताएं कि कितने रुपए का धनुष था, मैं नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। शिक्षा अधिकारी बेहोश हो गए। स्कूल का निरीक्षण।
एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए तो वह इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, तुमको इंग्लिश आती है? शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर नेम? छात्र, सर माय नेम इज सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, क्या बता रहे हो? छात्र, सर दरअसल मेरा नाम है सूर्यप्रकाश, इसलिए इंग्लिश में सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर फादर्स नेम? छात्र, सर माय फादर्स नेम इज लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, क्या बता रहे हो? सर दरअसल उनका नाम बाल जीवन है, इसलिए इंग्लिश में लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, शांत रहे बेवकूफ, अब कन्वर्सेशन बताओ। एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, उसको अपने पास कैसे बुलाओगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर मैं उसको बोलूँगा प्लीज़ कम हियर। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। अब माना वो लड़की सड़क के इस पार आ गई, बताओ कि उसको वापस उस पार भेजने के लिए क्या कहोगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं सड़क के उस पार जाऊँगा और बोलूँगा प्लीज़ कम हियर। शिक्षा अधिकारी, बेहोश। रेस्टोरेंट में डीप फ्राइड। एक चाइनीज जैसे हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, इंडिया आया और एक रेस्टोरेंट में गया। वेटर मेनू लेके आया और उसे दिया। उसने मेनू देखा और एक नाम की उंगली रखी, बोला दिस डीप फ्राइड फास्ट। वेटर ने सर खुजाया और बोला सर कुछ और ऑर्डर करें, ये हम नहीं दे सकते। चाइनीज, नो दिस डीप फ्राइड। वेटर, सॉरी कुछ और ऑर्डर करें। चाइनीज, यू इंडियन, ओनली दिस फास्ट। कुछ देर से चल रहे इस सिलसिले को देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और वेटर से बोला, अरे क्या बहस करते हो, दे दो ना जो मांग रहा है। वेटर बोला, मैनेजर साहब वो मेनू के नीचे लिखे आपके नाम पर उंगली रख के मांग रहा है डीप फ्राइड, बोले तो दे दूं। हिम्मत। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र साथ में पिकनिक मनाने वाटरफॉल पर गए। वाटरफॉल का पानी बहुत ठंडा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, मेरे छात्र बहुत हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, कैसे, सिद्ध करो। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। छात्रों ने और देखा न था और कूद गए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, देखो कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं दिखाता हूँ मेरे छात्र कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। इंजीनियरिंग के छात्रों ने कहा, पगला गए हो बड़ऊ, इतने ठंडे पानी में जंप करें, चलट। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, देखा कितने हिम्मती हैं। स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि हमारे पास बस 30 लग्जरी स्वीट्स बचे हैं, जिसके मरने की कहानी सबसे रोचक होगी वो ही अंदर जाएगा। पहला आदमी आया, वो मोटा सा अधेड़ उम्र का था और सूट बूट पहने हुए था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? पहला आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और बेडरूम में गया। अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो अंडरवियर में मेरी बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के उसका हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन वो कमीना बड़ा सख्त जान निकला। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़ के एक हथौड़ी ले आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा, लेकिन मैंने देखा कि वो लोन पर गिरने की वजह से मरा नहीं। मैं दौड़ के घर का फ्रिज उठा लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो भी अभी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी ऊपर से कूद गया उसके ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मरकर यहाँ आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ। नेक्स्ट। दूसरा आदमी जो जवान और गठीला था आया, वो सिर्फ अंडरवियर में था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ,
मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं बालकनी में कसरत कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरे आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने किसी नीचे वाली मंजिल की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एक मोटा आदमी आया और मुझे बचाने की बजाय उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैंने कैसे भी करके अपना पकड़ बनाए रखा। तभी वो कहीं से हथौड़ी लेके आया और मेरे हाथ पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे लॉन पर गिरा, कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मरा नहीं। तभी वो पागल आदमी कहीं से फिर उठा लाया और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम दब के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटे आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा भी नहीं बचा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर जाओ, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट। तीसरा आदमी, जो जवान पर हल्का फुल्का था, वही खड़ा था और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? तीसरा आदमी नीचे निगाहें किए हुए, वो बात ये है ना, मैं वो फ्रिज के अंदर छिपा हुआ था। काला बकरा और सफेद बकरा। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया। एक न्यूज का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उसे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरा के पास 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। रिपोर्टर, तो हकीरा जी, आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? हकीरा, किस बकरे को, काले को कि सफेद को? रिपोर्टर, ऐसा है तो सफेद वाले को बताओ। हकीरा, उसे मैं पहाड़ी के उस पर चराता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वहीं चराता हूँ। रिपोर्टर, आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को, सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं बाहर सुलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? उसे भी वहीं सुलाता हूँ, बाहर। रिपोर्टर, अच्छा, और वहाँ अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा, किसे बकरे को? सफेद वाले को, काले वाले को? रिपोर्टर, खींचते हुए, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही खिलाता हूँ। रिपोर्टर को गुस्सा आया। अबे साले, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो, तो ये काला सफेद क्या लगा रहा है? हकीरा, जनाब, गला साफ करते हुए, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है। रिपोर्टर, और काला वाला किसका है? हकीरा, वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा दी। नकली नोट। एक आदमी नकली नोट छापता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए की एक नोट छाप दी। अब 15 रुपए की नोट आती तो है नहीं। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं, अगर ये नोट यहाँ चलाने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, अगर किसी दूर दराज के गांव में गया तो शायद ये चल जाए। ये सोचकर वो बहुत दूर बसे एक छोटे से गांव में गया। उसने देखा कि लोहार लोहे की धोखनी में काम कर रहा है। उसने लोहार से कहा, अरे भाई, मेरे एक नोट का छुट्टा करा दो। ये कह के उसने 15 रुपए का नोट आगे बढ़ा दिया। लोहार ने अपने हाथ पहुंचा और नोट को पकड़ कर देखने लगा। साथ ही साथ उसने नोट छापने वाले को भी एक नजर देखा। उस आदमी की तो हलक चुप गई। उसे लगता है लोहार ने पकड़ लिया। लोहार बोला, भाई जी, मेरे पास 15 रुपए शायद ना हो, मैं 14 रुपए दे सकता हूँ। नोट छापने वाले ने सोचा, अरे चलो, मेरा क्या जाता है, 14 ही सही। उसने लोहार से कहा, अब 15 मिलते तो अच्छा होता, पर लाइए 14 ही दे दे। लोहार अंदर गया और बाहर आके उसको वैसे पकड़ा दिया। उस आदमी ने गिनना चाहा तो देखा तो 2 7 रुपए के नोट है।
बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। शैतान पप्पू। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि पप्पू घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता, परंतु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह देख बुजुर्ग आदमी पप्पू के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू, कुछ नहीं, मुझे यह घंटी बजानी है पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो क्या आप मेरे लिए घंटी बजा देंगे? ये सुन बूढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और घंटी बजा देता है। और घंटी बजाने के बाद पप्पू से पूछता है, और बताओ बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुन पप्पू बोला, हाँ, अब मेरे साथ भाग बेटे, वरना तू भी पिटेगा अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तो। दुनिया गोल है। बॉस सेक्रेटरी से, तुम और मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं, जरूरी मीटिंग है। सेक्रेटरी पत्नी से, सेक्रेटरी पति से, ऑफिस के काम से मुझे बॉस के साथ एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है, जरूरी मीटिंग है। पति अपनी गर्लफ्रेंड से, जो एक टीचर है, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, उसके जाते ही तुम घर आ जाना। गर्लफ्रेंड स्टूडेंट से, बच्चों, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारी एक हफ्ते की छुट्टी। एक स्टूडेंट अपने पिता से, जो कि बॉस है, डैड, मेरी एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं घर आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाना। बॉस सेक्रेटरी से, मेरा बेटा आ रहा है, लंदन जाना कैंसल। सेक्रेटरी पति से, लंदन जाना कैंसिल हो गया। पति गर्लफ्रेंड से, जो कि टीचर पत्नी, नहीं जा रही, हमारा प्रोग्राम कैंसिल। टीचर स्टूडेंट से, बच्चों आपकी छुट्टियाँ कैंसिल। स्टूडेंट पिता से, जो कि बॉस है, पापा मैं नहीं आ सकता, छुट्टियाँ कैंसिल हो गई। रेलवे इंटरव्यू। वह रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होकर पहुंचा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि दो ट्रेन एक ही पटरी पर है और तेज से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही है। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन, में लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है, तब मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ तो मैं उसे लहरा सकता हूँ, समझ रही है ना सर? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूँ तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही हो और टॉर्च की भी सेल भी गई हो तो? मोहन, एक स्थिति में सर मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यू, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो मोहन, मैं कहूँगा देख लो भाई, ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर भाग यहाँ से। मुहावरे के आधुनिक अर्थ। दोस्तों, आज हम कुछ मुहावरों के आधुनिक अर्थ जानेंगे जो हमारे वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं। सुख की जान दुख में डालना, शादी करना, अवेल, मुझे मार, पत्नी को लड़ाई के लिए आमंत्रित करना, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को समझाना, 4 दिन की चांदी भी, अंधेरी रात, पत्नी का मायके से घर आना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना, दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना, खुद का साथ देखना, शादी न करना, पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना, लव मैरिज करना, लड़ाई के लिए जोड़ीदार खुद ढूंढना, जिंदगी के मजे लेना, कुंवारा रहना, ओखली में सर देना, शादी के लिए हाँ करना, तो पार्टों में पीसना, दूसरी शादी करना, खुद को लुटते हुए देखना, पत्नी का वर्षे पैसे निकालना, पैरों तले से जमीन खिसकना, पत्नी सामने देखना, गलती पर पछताना, शादी के फोटो देखना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना ही शादी हो जाना।
शादी के फोटो दे, परीक्षा में फेल होते ही शादी हो जाना, शादी के लिए हाँ करना, शिक्षा से आत्महत्या करना, शादी बिना अपराध की सजा, वैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के दुख से खुश होना, साली आदि घरवाली वो स्कीम जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती, शनि की महादशा, अगीरा गांव से पहली बार शहर आता है और दिखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा चलो मैं भी दिखा लूं। पंडित जी हकीरा को आते देखकर सोचा चलो इसको चूना लगाते हैं। हकीरा का हाथ देखकर पंडित चिल्ला उठे, यजमान घोरनाथ राम 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 राम। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और निगाह महादशा हकीरा को हाथ देखकर सोचो इसको हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान घोरनाथ राम राम राम। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल सुग्रही होकर वक्री बनकर चल रहा है। अरे अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है और ये क्या। बुध तो क्रोध होके ही बैठा है, राम ही बचाए आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत मध्यम है, साथ में शनि की 7.5 और आपका मीन राशि इस वजह से महाविनाशी है, महाविनाशी। शांत रहो। पंडित जी टेप रिकॉर्ड की तरह बजते रहे, जितना भी उनको ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था सब कुछ उथेल कर रख दिया। सोचा ये क्लाइंट तो जरूर फंसेगा। हकीरा रुआसा हो कि पंडित जी महाराज ऐसा ना कहे, कोई तो उपाय होगा, दया करें, कुछ कृपा करें पंडित जी। वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हाँ 1101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा रुआसा हो कि पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपये तो नहीं है। पंडित जी अपनी पालती एडजस्ट करके एक बार और हाथ देखकर आहा, लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो 501 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये नहीं है। पंडित जी को लगा क्लाइंट भाग न जाए, इतना लालच ठीक नहीं। पंडित जी एक बार और हाथ देना, जरा एक तो चीज छूट गई है। हाथ देखकर लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है और हाँ मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो 101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है। पंडित जी हद है यजमान, लाइए हाथ लाइए। गुस्से से हाथ देखकर सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई तुम भी क्या करोगे, निकालो 11 रुपये, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा दयनीय मुँह बना के पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है। पंडित जी अग बबूला होते हुए हो उठे, चिल्ला के बोले, अरे आदमी हो कि पैजामा का नाड़ा, लो हाथ तो चलो छोड़ो। हाथ झटक कर शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा। 100 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी भगवान कसम मेरे पास 1.25 रुपये भी नहीं है। पंडित जी 1.25 रुपये भी नहीं है। हकीरा नहीं। पंडित जी अपना आसन सही करते हैं, पीछे जाके टेक ले लेते हैं। जाओ बच जाओ, होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपये भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश। हाथ लहराते हुए होने दो शनि का प्रवेश।
पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी मैं जरा सी लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई, आदत में शर्म पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है कि किसी बात का इल्म? जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा अरे पगली, घर आते ही ऐसी झिड़कियां मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे मुझ बेचारे पर तलस्सक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा अब छोड़िए तुम, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और मैं उसे ढूंढने की जिद पर अड़ा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1000 का नोट? मैंने कहा बाकी तो खर्च हो गया, यह लो 100 रुपये। वह बोली, क्या सब खा गए? बाकी की 900 कहाँ है? मैंने कहा असल में जब उस नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह भी, मैं उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था। कई बार कुछ बक न दे, इसलिए वह लड़की मनानी पड़ी। उसे उसी के पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपये बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम करा लाया हूँ। अब तो बीबी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बकबक किए जा रही हूँ। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी। तारे ही तारे। महान जासूस शर्लॉक होम्स और उनके मित्र डॉक्टर वाटसन एक बार जंगल में कैंप लगाने और पिकनिक मनाने पहुंचे। डॉक्टर वाटसन ने पूछा, होम्स तुम कठिन से कठिन के सुलझा लेते हो, ऐसा कैसे कष्ट कर लेते हो? शर्लॉक होम्स, देखो तुमको किसी भी चीज़ के तहत तक जाना हो तो तर्क लगाओ, किसी चीज़ को वो जैसा है वैसा ही मत देखा सोचे कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर वाटसन, मैं भी तुम्हारी तरह महान जासूस बनाना चाहता हूँ। शर्लॉक होम्स, ठीक है, आज से हर चीज़ में तर्क लगाना शुरू करो। देर रात तक बातें होती रही और बाद में खाना खाकर दोनों अपने टेंट के अंदर जाके सो गए। रात में होम्स ने अचानक से डॉक्टर को जगाया। शर्लॉक होम्स, वाटसन ऊपर देखो, तुमको क्या दिखता है? डॉक्टर वाटसन, मुझे असंख्य तारे दिख रहे हैं। शर्लॉक होम्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर वाटसन समझ गए कि उनको तर्क लगाकर बोलना है और जो जैसा है वो वैसा क्यों है और जो जैसा नहीं है वो वैसा क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि। वो अपना चश्मा लगा के बैठ गए और गला साफ करके बोलने लगे, डॉक्टर वाटसन, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाखों तारामंडल है और करोड़ों ग्रह। ज्योतिष के अनुसार मुझे लगता है शनि इस वक्त सिंह लग्न में है। समय विज्ञान से मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त 2:45 बज रहे हैं। आध्यात्म के अनुसार मैं कहता हूँ कि भगवान कितना शक्तिशाली है जो इतने तारे और ग्रह बनाए और हम कितने क्षुद्र। मौसम विज्ञान से बोलूँ तो आसमान साफ है और कल एक सुबह तेज धूप खिलेगी। शर्लॉक होम्स की तरफ देखकर बोले, तुमको क्या लगता है होम्स? शर्लॉक होम्स ने गहरी सांस खींची और 1 मिनट चुप रह के चिल्लाया, अबे गधे, इसका मतलब ये है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है और हम खुले आसमान के नीचे हैं। पत्थर प्रेमी। ये 2 भूमि वैज्ञानिक दूर जंगल में सैंपल इकट्ठा करने गए। दिन भर में दोनों ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। शाम को उनको जंगल से ले जाने हेलीकॉप्टर आया। भूवैज्ञानिक अपने पत्थर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने लगा। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जब देखा कि 6 बड़े पत्थर हैं तो उसने उनको टोककर कहा, इतने सारे पत्थर, इनका वजन हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता। आप लोग इनमें से सिर्फ 4 पत्थर ले जा सकते हैं, तो यही छोड़ दो। भूवैज्ञानिक, अरे इतना मेहनत करके जुटाए हैं, पिछले साल भी हमने इतने वजन के पत्थर जुटा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था। इस तरह ही दोनों बहस करते रहे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सोचा, चलो पिछले साल जब ले गए थे तो ठीक है, वो सारे 6 के 6 पत्थर ले जाने को रेडी हो गया।
जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर बाद नीचे आने लगा। वजन के कारण हेलीकॉप्टर को पायलट ने जंगल में क्रैश लैंड करा दिया। कुछ देर बाद पायलट और दोनों भूवैज्ञानिक पेड़ पर लटके हुए थे। पहला भूवैज्ञानिक, क्यों भाई, यहाँ की भूमि और वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है हम कहाँ क्रैश लैंड हुए हैं? दूसरा भूवैज्ञानिक, अब पक्का ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ, ये लगभग वही जगह है जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पिछले साल क्रैश लैंड हुआ था। इतना सुनते ही पायलट ने फिर से छलांग लगा ली। हाथी मेरा साथी। एक महावत था जिसका एक साथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसी गांव के पशु मेले में ले गया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। यह सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक थे। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपना भाव से कोट के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़े के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो, रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि महावत ने जल्दी से उसे वहाँ से और दूर ले जाके कहा, हो गया, जाओ भी। हकीरा वहाँ से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपये हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ कह पाता इसके पहले महावत ने उसे वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए, इसका क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे? चलो, मैंने माना कि हाथी बूढ़ा है, बेकार है तो क्या, जाओ यार, तुम्हारे गाँव में मुझे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों में कानाफूसी शुरू होगी। हीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत सर पर हाथ रख के बैठ गया। जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत, बोलो भाई बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगे। हकीरा ने पूछा, और हाँ, इसका मुँह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर से रोने लगा। प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। एक दिन उसके पास एक बकरी अपनी समस्या लेकर पहुंची। सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदाफांदी करने के बाद वह पेड़ से नीचे उतर आया। बकरी ने उससे पूछा, राजा जी, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने जवाब दिया, हाँ, समस्या तो हल नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बताओ। खुशहाल वैवाहिक जीवन। एक बार संता ने संता से कहा, तुम्हारे खुशहाल वैवाहिक जीवन के पीछे क्या राज है? संता ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जिम्मेवारियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं रहती। बंता ने कहा, क्या तुम थोड़ा खुल कर बता सकते हो? संता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुद्दों पर मैं ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों के निर्णय मेरी बेबी लेती है। हम एक दूसरे के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं। बंता ने कहा, थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। संता ने कहा,
छोटी छोटी बातें, जैसे हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितना पैसा बचाना है, कब घर जाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफ़ा, एयर कंडीशनर, कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना है, महीने का खर्चा, नौकरानी रखना है या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है। मैं उसके निर्णयों से सहमत हो जाता हूँ। बंता ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मुद्दों पर होते हैं, जैसे अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए, क्या अफ्रीका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्या सचिन को संन्यास वापस लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसलों का विरोध नहीं करती। मुल्ला बने कम्युनिस्ट। एक बार खबर फैली कि मुल्ला नसरुद्दीन कम्युनिस्ट बन गए। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीज़ों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। जब उनके परम मित्र ने ये खबर सुनी तो वो तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र मुल्ला, क्या तुम जानते हो कम्युनिज्म का मतलब क्या है? मुल्ला, हाँ मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास तो कार है और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी? मुल्ला, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 गधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना एक गधा देना पड़ेगा। मुल्ला, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र, पर क्यों? यहाँ भी तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं है पर 2 गधे जरूर हैं। टीचर के सवाल, पप्पू के जवाब। टीचर, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पप्पू, उनकी आखिरी युद्ध में। टीचर, गंगा किस स्टेट में बहती? पप्पू, लिक्विड स्टेट में। टीचर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? पप्पू, उनके जन्मदिन के दिन। टीचर, 15 अगस्त को क्या होता है? पप्पू, 15 अगस्त। टीचर, 6 लोगों के बीच 8 आम कैसे बांटे? पप्पू, मैंगो शेक बनाकर। टीचर, अगर मेरे एक हाथ में 10 संतरे हैं और दूसरे में उसके दुगने से 5 कप और मैं उनमें से 3 शीला को दूं और मुन्नी को दे दिए तो मेरे पास क्या है? पप्पू, 2 बहुत बड़े हाथ जिसमें इतने सारे संतरे समझ सकते हैं। टीचर, एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ये किस टेंस काल का वाक्य है? पप्पू, फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। टीचर, राम की लंबाई 5 फीट है और श्याम का घर उसके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये बताओ कि मेरी उम्र क्या है? पप्पू, 44 साल। टीचर, सही जवाब। तुमने कैसे निकाला? पप्पू, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, वो आधा पागल है, तो आप पूरे पागल हैं, तो 22 का दुगना 44। टीचर, बताओ कि कुतुब मीनार कहाँ है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, जाओ जाके पिछली बेंच पर खड़े हो जाओ। पप्पू, क्यों, वहाँ से कुतुब मीनार दिखेगा क्या? टीचर, उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले 2 जानवरों का नाम बताओ। पप्पू, पोलर बियर और पोलर बियर की पत्नी। टीचर, अगर 10 लोग मिलकर 10 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढे को 5 लोग कितने दिन में खोदेंगे? पप्पू, तुरंत, गड्ढा तो पहले से खुदा हुआ है। चंद का दीदार। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का, जो तुम कहो डार्लिंग। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद आया, हाथ में कुछ चीज़ें छिपा कर लाया और लड़की से कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो लड़के ने वो चीज़ लड़की के हाथों में दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज़ को देख उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की, तुम मुझे चंद समझते हो, लड़का, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुँह से चंद मांग रही है, कभी वो थोबड़ा आईने में देखा है या नहीं? अद्भुत भारत। भारत के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो मजाकिया होने के साथ सच भी हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कई स्थानीय भाषाओं द्वारा विभाजित है और एक विदेशी भाषा द्वारा एकजुट। भारत में लोग ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर भले ही न रुके, लेकिन अगर एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए हो तो हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब तो लगता है ट्रैफिक पुलिस में भी काली बिल्लियों की भर्ती
करनी पड़ेगी। चीन अपनी सरकार की वजह से तरक्की कर रही है और भारत में तरक्की न होने का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी सरकारें ही रही है। भारत का मतदाता वोट देने से पहले उम्मीदवार की जात देखता है, न कि उसकी योग्यता। अब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई तुम देश के लिए नेता ढूंढ रहे हो, न कि अपने लिए जीजा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स राजनीति खेल रहे हैं, राजनेता बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में क्रिकेट वर्ल्ड चला रहे हैं। भारत में आप जुगाड़ से करीब करीब सब कुछ पा सकते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से पहले लगभग कोई भारतीय नहीं जानता था कि कैलाश सत्यार्थी कौन है। लेकिन अगर एक एशियन टेनिस खिलाड़ी हमारे देश के एक क्रिकेटर को नहीं जानती तो ये हमारे लिए अपमान की बात है। भारत 14 करोड़ मुस्लिमों का घर और कोई अल-कायदा नहीं। जॉर्ज बुश: भारत में किसी अनजान से बात करना खतरनाक है, लेकिन किसी अनजान से शादी करना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक। हम भारतीय अपनी बेटी की पढ़ाई से ज़्यादा खर्च बेटी की शादी पे कर देते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक पुलिस वाले को देखकर लोग सुरक्षित महसूस करने की बजाय घबरा जाते हैं। हम भारतीय हेलमेट सुरक्षा के लिहाज से कम चालान के डर से ज़्यादा पहनते हैं। भारत गरीब लोगों का एक अमीर देश है। शेर और बंदर। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पे बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है। अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकाल कर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिसपे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक भेलपुरी, अलग अलग दाम। भेलपुरी 10 रुपये, स्पेशल भेलपुरी 12 रुपये, वेरी स्पेशल भेलपुरी 15 रुपये, एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 16 रुपये, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 20 रुपये, संडे स्पेशल भेलपुरी 25 रुपये। सिर्फ रविवार। भेलपुरी के अलग अलग टेस्ट चखने के लिए मैं रोज एक अलग भेलपुरी खाने लगा और जल्दी मुझे एहसास हुआ कि हर एक भेलपुरी की एक ही टेस्ट है। आखिरकार एक दिन मैंने उससे इसका कारण पूछा। हर एक भेल की एक जैसा टेस्ट है। भेल वाला, भेलपुरी मतलब भेलपुरी सिर्फ 10 रुपये। स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच धोया हुआ। वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच और प्लेट दोनों ही धोए हुए। एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब भेल देने से पहले हाथ धोए हुए। डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब पीने का साफ पानी अलग से दिया जाता है। इतना बोलकर वह चुप हो गया। मैं फिर संडे स्पेशल मतलब क्या? भेल वाला, संडे को मैं नहाता हूँ इसलिए संडे स्पेशल अलग से। पत्नी की शायरी। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक मैसेज भेजती है। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाए। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। बेचारा पति क्या करे। संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो बीवी आप उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या? छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी पिछले जन्म में मुर्गे थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5-5:30 बजे उठकर कुकड़ू करने लगते हो। इतना जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लाओगे? संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो बीवी कुछ काम भी कर लिया करो। हफ्ते भर बाट देखते हैं तुम्हारे संडे की, उससे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हैं।
संडे को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी कहाँ थे तुम, आज पूरा दिन, आज संडे है, कभी मुँह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। संडे को पति अगर पूजा करे तो बीवी ये घंटी बजाती रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो तो इस दुनिया की रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। अगर टाटा या बिल गेट्स जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे तो बीवी हर वक्त काम। तुम्हें अपने ऑफिस के ही साथ फेरे लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर हैं जो सारा दिन काम करें और शाम को तुम्हारा इंतजार करें। पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी, हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, और वो भी स्विट्जरलैंड और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर। तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। पति अगर अपनी ऐसी तैसी कराकर नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले जाए, बीवी अपने घर ही सबसे अच्छा। बेकारी पैसे लुटाते फिरते हैं, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो। क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पर ही रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। घरवाली की किचकिच ना हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। विश्वास ना हो तो नरेंद्र मोदी को ही देख लो। यूपी की शादी लड़की देखे जाने पर लड़का और लड़की में बात करने का तरीका देखते हैं। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आए। पप्पी कितने तक पढ़ी हो? अंजू 8वीं तक। पप्पी फिर काहे ना पढ़ी? अंजू स्कूल दूर है तो हमें पढ़ाई छुड़ाई दे गई। पप्पी अच्छा, रोटी बना लिए तो का? अंजू हाँ बनाए लिए। पप्पी और सब्जी? अंजू हाँ सब्जी वो बनाए लेते हैं। पप्पी काय की बनाए लिए था? अंजू आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की, सभी तरह की। पप्पी कद्दुआ की नाय बनाए पाती हो का? अंजू हाँ बनाए ले। पप्पी कैसे बनाता हूँ? गीली का सूखी? अंजू बुआ करम जलाधारी जार कंडास नास बेटा लाए तो ते लौड़िया देखा नाव है कि काम वाली बाई देखा नाव है। तुम्हारा लगे इतनी देर से दिमाग चाटन में लगू है। जो बना लिए वो बना लिए। एक चप्पल दिया भाई उतार के मैं सूजी यही है भाई हाल। बड़ो आओ कद्दुआ खान बारो। तारीफ भी पड़ गई महंगी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की, और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। डॉक्टर और बीमार चंदू मियाँ। डॉक्टर, बीमार चंदू मियाँ से कैसी तबीयत है मियाँ? चंदू मियाँ, ठीक होती तो आपके पास काहे आते? डॉक्टर, मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी। चंदू मियाँ, कैसी बातें करते हैं? दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली काहे होगी? डॉक्टर, अम्मा मेरा मतलब है दवा पी ली थी। चंदू मियाँ, क्या कह रही हैं? आपने ही तो दी थी दवा, पीली नहीं लाल थी। डॉक्टर, अबे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। चंदू मियाँ, डॉक्टर साहब अपना इलाज कराओ, दवा को नहीं मुझे पी लिया था। डॉक्टर से पीटते हुए, तू मुझे पागल कर देगा चंदू मियाँ। मेरी नज़र में पागलों का एक उम्दा डॉक्टर है। डॉक्टर, मेरे बाप यहाँ से जाने का क्या लेगा? चंदू, बस 500 रुपये दे दो। डॉक्टर, ये ले 700 और दफ़ा हो जा। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार दिखाने कब आना है? डॉक्टर, कोई ज़रूरत नहीं, तू बिल्कुल ठीक है। चंदू, मैं ठीक हूँ तो फिर तुमने मुझे पलंग पर लिटाकर शर्ट उतारवा कर सांस लेने को क्यों कहा? डॉक्टर, मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था। चंदू, जब मैं ठीक हूँ तो मेरा चेकअप क्यों कर रहे थे? डॉक्टर, गलती हो गई थी मेरे बाप। चंदू, गलती नहीं, तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हो यार? बाहर मरीज बैठे हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी इज्जत का सवाल है। चंदू, पहले ये बताओ कि मेरी इज्जत क्यों लूटना चाहते थे? डॉक्टर,
यार मैं भला तुम्हारी इज्जत क्यों लूटूंगा चंदू, तो फिर किसकी इज्जत लूटना है तुम्हें डॉक्टर? यार मुंह बंद करने को क्या लेगा चंदू, एक काम करो 1,000 रुपए दे दो डॉक्टर, ये ले और दफ़ा हो जाए यहाँ से। चंदू, डॉक्टर साहब अगले बार कब आना है? डॉक्टर का भी मत आना मेरे ससुर, मैं ये क्लिनिक बंद करके आज हरिद्वार तीर्थ